हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 6 जुलाई 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहली न्यूज़ ली गई है कि चाचा शरद पवार पर भारी पड़े अजीत पवार। देखिए, अभी अजीत पवार पार्टी से अलग होकर भाजपा में शामिल हो गए थे और इन्हें उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया है। उसके बाद पार्टी पर वर्चस्व की लड़ाई छिड़ गई थी, यानी कि किसकी पार्टी है, क्योंकि अजीत पवार ने ये बोला था कि मैं जो आगामी लोकसभा चुनाव हैं वो पार्टी के चुनाव चिन्ह से ही लड़ूंगा। दोनों ही नेताओं ने, यानी कि शरद पवार ने और अजीत पवार ने अलग अलग अपने विधायकों की बैठक बुलाई थी, लेकिन 53 में से 32 विधायक जो हैं वो अजीत पवार की पार्टी में, यानी कि उनकी बैठक में पहुंचे थे। तो इससे साफ हो गया कि कितने विधायक किसके साथ हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में रविवार को बड़ी फूट देखने को जो मिली वो अभी तक जारी है। एक विधायक नवाब मलिक जेल में हैं। अजीत गुट ने बताया कि अजीत पवार को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है और प्रफुल्ल पटेल पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बने हुए हैं। उन्होंने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर भी दावा किया है। खास बात यह है कि इस आशय का पत्र गुट ने शपथ लेने के 2 दिन पहले, यानी कि 30 जून को ही चुनाव आयोग को भेज दिया था। बांद्रा स्थित मुंबई एजुकेशनल ट्रस्ट परिसर में बुलाई गई बैठक में अजीत पवार अपने काका शरद पवार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि 5 बार राज्य का उप मुख्यमंत्री बन चुका हूं, अब मेरी भी इच्छा मुख्यमंत्री बनकर राज्य की सेवा करने की है, लेकिन मैं किसी के पेट से पैदा नहीं हुआ, यानी कि शरद पवार का बेटा नहीं हूं। क्या सिर्फ ये मेरा दोष है? 63 वर्षीय अजीत ने कहा कि हर क्षेत्र में नए लोगों को आगे लाने के लिए उम्र सीमा तय की गई है। प्रदेश में व्यक्ति 58 वर्ष में सरकारी सेवा से निवृत्त हो जाता है, 60 वर्ष में आईएएस अधिकारी सेवा निवृत्त हो जाते हैं। भाजपा जैसे कुछ दलों में भी 75 वर्ष की उम्र सीमा तय कर दी गई है। लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठ नेता अब बाहर से पार्टी को आशीर्वाद दे रहे हैं। आपकी भी उम्र 83 वर्ष हो गई है, अब हट छोड़कर नए लोगों को आशीर्वाद दीजिए। नेक्स्ट न्यूज़ है कि आपकी अनुमति के बिना साझा नहीं किया जा सकेगा डाटा। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन यानी कि डीपीडीपी बिल को बुधवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इस विधेयक को आगामी 20 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। बिल के कानून में बदलने के साथ ही डिजिटल डाटा शेयर की जानकारी लेना आपका अधिकार हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को अगर लगता है कि उसके डिजिटल डाटा का गलत इस्तेमाल हो रहा है तो वह निजी कंपनी के साथ सरकार से भी अपने डाटा की जानकारी मांग सकता है। सरकार हो या बड़ी टेक कंपनियां, सभी को यह बताना पड़ेगा कि आपका डाटा कहां इस्तेमाल हो रहा है। डाटा का गलत इस्तेमाल होने पर डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड में शिकायत कर सकेंगे। बड़ी टेक कंपनियां या कोई भी निजी संस्था आपके डाटा को किसी दूसरे के साथ आपकी इजाजत के बगैर साझा नहीं कर सकेगी। विशेष परिस्थितियों में सरकार को इस नियम में छूट दी गई है। इस बिल के कानून बनने पर दिन भर आने वाले डिजिटल मार्केटिंग कॉल के खिलाफ भी बोर्ड में शिकायत कर सकेंगे। अगर इस प्रकार के कॉल आपकी बिना मर्जी के आ रहे हैं तो उस नंबर को सबूत बनाकर शिकायत कर सकेंगे। सरकार का यह भी कहना है कि डाटा अब इकोनॉमी का ईंधन होगा। डाटा सुरक्षा नियम का उल्लंघन करने वाली कंपनी पर बिल में 250 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जिसे 500 करोड़ रुपए तक ले जाने की गुंजाइश भी रखी गई है। डिजिटल डाटा के गलत इस्तेमाल से प्रभावित व्यक्ति कोर्ट में क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट तेज। देखिए, भाजपा में संगठनात्मक और मंत्री स्तरीय फेरबदल की चर्चा के बीच यहां पार्टी मुख्यालय में लगातार दूसरे दिन हलचल देखी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रहलाद सिंह पटेल ने बुधवार को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। भाजपा की पंजाब इकाई के नवनियुक्त प्रमुख सुनील जाखड़ ने भी पार्टी कार्यालय जाकर नड्डा से मुलाकात की, जबकि केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया उनसे मिलने उनके आवास पर गए। निर्मला सीतारमण, अर्जुन राम मेघवाल, भूपेंद्र यादव, एसपीएस बघेल और किरण रिजिजू सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने मंगलवार को नड्डा से मुलाकात की। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पार्टी महासचिव बीएल संतोष से मुलाकात की थी। भाजपा ने केंद्रीय मंत्रियों और नड्डा के बीच बैठकों पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अब पीएचडी अनिवार्य नहीं, नेट होगी न्यूनतम योग्यता। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आखिरकार असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए पीएचडी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। यानी विश्वविद्यालयों में भर्ती होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अब पीएचडी जरूरी नहीं होगा, यह सिर्फ वैकल्पिक योग्यता होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अब नेट, सेट या फिर स्लेट पास होना जरूरी होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती से जुड़े नए नियम 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होंगे। विश्वविद्यालय में
2018 से पहले भी यही नियम लागू था। यूजीसी ने वर्ष 2018 में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यह कहते हुए पीएचडी को अनिवार्य किया था कि इससे शोध को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि इसके चलते विश्वविद्यालय सहित उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों के खाली पद बढ़ गए, अब इसे भरना मुश्किल हो रहा था। हाल ही में उच्च शिक्षा संस्थानों ने भी यूजीसी के सामने यह समस्या रखी थी। इसके बाद यह फैसला लिया गया है। यूजीसी ने इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बुधवार को ट्वीट कर इस बदलाव की जानकारी दी है। ऑफिस कंप्यूटर पर गेम डाउनलोड न करें केंद्रीय कर्मी। इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों को ऑफिस में कंप्यूटर पर गेम, मूवी व मनोरंजन का अन्य साइट खोलने या डाउनलोड नहीं करने की सलाह दी है। कर्मचारियों को इंटरनेट, मीडिया व अन्य नेटवर्किंग साइटों पर भी अपनी निजी जानकारी सीमित रूप से साझा करने के लिए कहा है। देश के 80 करोड़ से अधिक डिजिटल नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार के पास विभिन्न रूप से लोगों की डिजिटल जानकारी होती है और सरकारी विभाग के कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को हैक करके उन डिजिटल डाटा को हासिल किया जा सकता है। इस प्रकार की हैकिंग या बग से बचने के लिए आईटी मंत्रालय के अधीनस्थ काम करने वाली संस्था इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए साइबर सुरक्षा संबंधी नए नियम तय किए हैं। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग जैसे विभिन्न सेक्टर डिजिटल हो चुके हैं। वर्ष 2025 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था को 1 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में साइबर सुरक्षा को लेकर सख्त होने की जरूरत है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। यमुना में दूषित पानी जाने व जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं करने में सरकार की नाकामी। तमाम निर्देशों व आदेशों के बावजूद यमुना में प्रदूषण के कम नहीं होने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने चिंता व्यक्त करते हुए सरकार की नाकामी पर सवाल उठाया है। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, न्यायिक सदस्य सुधीर अग्रवाल व ए सेंथिल वेल की पीठ ने कहा कि इस संबंध में जारी तमाम निर्देशों के बावजूद यमुना में दूषित पानी गिराने वाले लोगों और इसे रोकने में असफल साबित होने वाले अधिकारियों के पीछे सरकार की नाकामी है, जिसने गारंटीकृत संवैधानिक अधिकार के बावजूद नागरिकों को इसे झेलने के लिए बिना उपाय के छोड़ दिया है। एनजीटी ने कहा है कि ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि उल्लंघनकर्ताओं के साथ ही जिम्मेदारों का निर्वहन करने वालों के विरुद्ध त्वरित दंडात्मक कार्रवाई की जाए। नेक्स्ट न्यूज है, रैपिडेक्स ट्रेन में अपराध करने पर मेट्रो रेलवे अधिनियम के तहत मिलेगी सजा। रैपिडेक्स ट्रेन के परिचालन की तैयारी तेज कर दी गई है। यात्रियों को ट्रेन में सफर करने के दौरान किस तरह की सावधानी बरतनी है, इस संबंध में नोटिस बोर्ड भी स्टेशनों पर लगाए जा रहे हैं। रैपिडेक्स ट्रेन में सफर करने के दौरान अपराध करने पर मेट्रो रेलवे परिचालन व अनुरक्षण अधिनियम 2002 के तहत कार्रवाई की जाएगी। रेल में शराब पीना या उपद्रव करने पर मेट्रो रेलवे अधिनियम 2002 की धारा 59 के तहत 500 रुपये का जुर्माना और किराया जब्त कर ट्रेन से बाहर निकाल दिया जाएगा। सफर के दौरान खतरनाक सामग्री ले जाने पर मेट्रो रेलवे अधिनियम की धारा 61 के तहत 4 साल तक की कैद और 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। किसी भी प्रकार की क्षति के लिए अपराधी जिम्मेदार होगा। रैपिडेक्स ट्रेन की छत पर सफर करने पर मेट्रो रेलवे अधिनियम की धारा 63 के तहत 50 रुपये तक का जुर्माना और 1 माह की कैद हो सकती है। एससीओ में चीन के BRI के खिलाफ अकेले खड़ा रहा भारत। संघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत ने एक बार फिर जता दिया कि जब मुद्दों व राष्ट्र हित की बात आती है तो वह किसी भी बाहरी देश के दबाव में नहीं आता है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एससीओ के शीर्ष नेताओं की बैठक में भारत ने चीन की तरफ से दूसरे देशों को सड़क, रेल, समुद्र मार्ग से जोड़ने के लिए शुरू की गई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का समर्थन करने से साफ मना कर दिया है। शीर्ष नेताओं की बैठक के बाद देर शाम को जब एससीओ ने संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया तो उसमें बताया गया कि चीन ने BRI कार्यक्रम का रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान ने समर्थन किया है। यानी 8 सदस्य इस संगठन में सिर्फ हैं और सिर्फ भारत ऐसा देश रहा जिसने BRI से अपने आप को अलग कर लिया है। एससीओ की तरफ से सदस्य देशों के लिए 2030 तक का आर्थिक एजेंडा बनाने के प्रस्ताव को भी भारत का समर्थन मिल रहा है। ऐसा करने वाला एकमात्र एससीओ देश है। इस रणनीति में भी चीन के प्रभुत्व वाले कई मुद्दे हैं जिसको लेकर भारत सहमत नहीं है। संयुक्त घोषणा पत्र के मुताबिक शीर्ष नेताओं ने माना है कि एससीओ के जिन सदस्यों ने आर्थिक विकास रणनीति 2030 को स्वीकार किया है उनके लिए इसे लागू करना जरूरी है।
जस्टिस भुइयां और जस्टिस भट्टी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एस वेंकट नारायण भट्टी को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। कोलेजियम ने 5 जुलाई को हुई बैठक में दोनों न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने का निर्णय लिया है और अपनी सिफारिश सरकार को भेज दी है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों के कुल 34 पद मंजूर किए हैं। इसमें अभी 31 न्यायाधीश काम कर रहे हैं और 3 पद खाली हैं। अगर सरकार जल्द ही कोलेजियम की सिफारिश स्वीकार कर लेती है तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 33 हो जाएगी। दिल्ली और चेन्नई के बाद अब मुंबई में कूटनीतिक केंद्र खोलेगा ताइवान। ताइवान लगातार भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की तरफ संकेत दे रहा है। इस क्रम में बुधवार को ताइवान सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, वह भारत में अपना तीसरा कूटनीतिक केंद्र खोलेगा। यह केंद्र मुंबई से ताइपेई यानी कि ताइवान की राजधानी ताइपेई आर्थिक और सांस्कृतिक के तौर पर होगा। ऐसा केंद्र दिल्ली और चेन्नई में है। माना जा रहा है कि चीन इस कदम को लेकर काफी भड़का हुआ है। ताइवान को चीन अपना अभिन्न अंग मानता है और उस दूसरे देशों के साथ कूटनीतिक रिश्तों को नापसंद करता है। ताइवान का यह फैसला उस दिन आया जिस दिन भारत ने उसे उन 12 देशों में शामिल करने की बात कही जिसके साथ निकट भविष्य में आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने पर खास जोर दिया जाएगा। ताइवान के साथ फैसले के पीछे मुख्य वजह वहां की कंपनियों में भारत के साथ कारोबारी रिश्ते करने का बढ़ता आकर्षण माना जा रहा है। अभी तक ताइवान की कंपनियां मुख्य तौर पर चीन में ही निवेश करती हैं, लेकिन चीन व ताइवान की सरकारों के बीच लगातार रिश्ते बिगड़ रहे हैं। ताइवान सरकार अपने देश को एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर आगे बढ़ाने की कोशिश में है, जिसका चीन कई तरफ से कड़ा विरोध कर रही है। शहरीकरण से हासिल की जा सकती है 8-9% की वृद्धि। अमिताभ कांत। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने बुधवार को कहा कि मैन्युफैक्चरिंग और शहरीकरण पर ध्यान देकर 8 से 9% की ऊंची वृद्धि दर हासिल की जा सकती है। उन्होंने भारत के मध्यम वर्ग का उदय शीर्षक से जारी रिपोर्ट में कहा कि जनगणना मापदंडों के हिसाब से करीब 5500 छोटे शहरों के नियोजन की जरूरत है और इसका समाधान पर्यावरण अनुकूल शहरीकरण है। इसमें देश में वृद्धि को गति देने के काफी अवसर हैं। उन्होंने चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि देश का दक्षिणी भाग तेजी से आगे बढ़ रहा है और शहरीकरण हो रहा है, जबकि पूर्वी भाग को इसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है क्योंकि यह देश का सबसे अधिक आबादी वाला हिस्सा है। कांत ने कहा कि यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि विकास में क्षेत्रीय संतुलन बना रहे। बढ़ रही साइबर सुरक्षा की चुनौतियां, कुशल पेशेवरों की भारी कमी। दुनिया के साथ ही भारत में भी डिजिटलीकरण बढ़ रहा है। इसके साथ ही साइबर सुरक्षा संबंधी चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। वर्तमान में साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की मांग और आपूर्ति में लगभग 30% का अंतर दर्ज किया गया है। संकट का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि सिर्फ मई माह में ही 40,000 पद इस सेक्टर में रिक्त पाए गए हैं, जिनके लिए संस्थानों को साइबर सुरक्षा के कुशल पेशेवर नहीं मिल सके हैं। रोजगार संबंधी विषयों पर काम करने वाली संस्था टिम लिज सर्विस की इकाई टिम लिज डिजिटल ने साइबर सुरक्षा की चुनौतियों और रोजगार की संभावनाओं पर हाल ही में एक अध्ययन किया। इसकी रिपोर्ट पिछले माह जारी हुई थी, जिसमें कहा गया है कि देश भर में यानी 2022 में देश भर में साइबर सुरक्षा से जुड़ी 14 लाख से अधिक घटनाएं दर्ज हुई हैं, जो कि 2021 की तुलना में 3 गुना अधिक है। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से कि देश में बनेगी सबसे सस्ती ग्रीन हाइड्रोजन। जनवरी 2023 में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को दी गई मंजूरी के बाद अब केंद्र सरकार ने सबसे सस्ती ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का ऐलान किया है। ग्रीन हाइड्रोजन पर आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि सरकार ने सबसे सस्ती दर पर ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की जमीन तैयार कर दी है। उन्होंने कहा कि भारत सौर, पवन और दूसरे रिन्यूएबल ऊर्जा सेक्टर में चीन के बाद सबसे बड़ी बिजली उत्पादक देश बनने जा रहा है और साथ ही यहाँ सबसे सस्ती दर पर रिन्यूएबल ऊर्जा का उत्पादन होगा। ऐसे में भारत ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी गैर पारंपरिक स्रोतों से बिजली की आपूर्ति बहुत ही सस्ती दरों पर करने में सक्षम है। बिजली मंत्री ने ग्रीन हाइड्रोजन सहित सभी रिन्यूएबल सेक्टर की ऊर्जा कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की घोषणा के बाद इसको लागू करने की योजना का ब्यौरा 28 जून 2023 को नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया था। इसके तहत 17,490 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन राशि दी गई है।
कारों की टेस्टिंग की हर 3 महीने में होगी समीक्षा। भारतीय मानकों के आधार पर कारों के क्रैश टेस्ट के लिए इस साल अक्टूबर से लाए जा रहे न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी कि BNCAP पर अमल की हर 3 महीने में समीक्षा की जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने प्रक्रिया का जो प्रारूप तैयार किया है उसके तहत एक स्थायी समिति के अतिरिक्त 2 उप समितियां इस कार्यक्रम पर अमल करने की निगरानी भी करेंगी और इसके संचालन की जिम्मेदारी भी संभालेंगी। इसके तहत वाहनों की रेटिंग की जानी है। इसके तहत AIS 197 के मानकों के आधार पर M1 यात्री वाहन यानी यात्री कारों की 0 से 5 के बीच रेटिंग की जाएगी। रुपए को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने के लिए आरबीआई ने दिया सुझाव। आरबीआई की एक समिति ने बुधवार को रुपए को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने के कई सुझाव दिए हैं। इन सुझावों में रुपए को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार समूह में शामिल करने और सीमा पार व्यापारिक लेन देन के लिए RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का अंतर्राष्ट्रीय इस्तेमाल करना शामिल है। इसके अलावा रुपए में व्यापार निपटाने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहन देने की सिफारिश भी की गई है। सेवा क्षेत्र की वृद्धि सुस्त पड़ी 3 माह के निचले स्तर पर। भारत में सेवा क्षेत्र की वृद्धि जून में सुस्त पड़कर 3 माह के निचले स्तर पर आ गई है। हालांकि भारतीय सेवा प्रदाता लगातार सकारात्मक मांग के रुझान का संकेत दे रहे हैं, जिससे कारोबार की मात्रा और रोजगार सृजन में वृद्धि हुई है। मौसमी रूप से समायोजित S&P ग्लोबल इंडिया सेवा PMI कारोबार गतिविधि सूचकांक जून में घटकर 58.5 पर आ गया। मार्च में यह 61.2 पर था। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज, जिसमें बच्चों की हत्या की गई है। ईसाई बच्चों की, इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे इसलिए। भारत के अंतरिक्ष तकनीक में अंतिम पड़ाव तक जाने का दमखम। अमेरिकी समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के महत्वाकांक्षी स्पेस प्रोग्राम की जमकर प्रशंसा की है। अखबार ने 140 पंजीकृत अंतरिक्ष तकनीकों वाले स्टार्टअप से लैस भारत को अंतरिक्ष कार्यक्रम में चीन को कड़ी टक्कर देने वाला बताया है। साथ ही कहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय तकनीक की दिशा में इस ग्रह को अंतिम पड़ाव तक ले जाने का दमखम रखता है। NYT ने अपने आलेख में कहा है कि भारत ने 1963 में पहला रॉकेट लॉन्च किया था। तब वह गरीब देश था जो विश्व की सबसे आधुनिक तकनीक को आजमाना चाहता था। तब रॉकेट को साइकिल पर लॉन्च पैड तक ले जाते हुए सबसे पहले स्वदेशी रॉकेट को भारत ने पृथ्वी से 124 मील ऊपर पहुंचाया था। इतने सालों में भारत ने कभी भी यह जताने की कोशिश नहीं की कि वह अमेरिका का और सोवियत संघ के साथ कदमों से कदम मिला रहा है, लेकिन आज अंतरिक्ष पर अपनी पकड़ की होड़ में भारत के कदम बेहद मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, तो ये आज का यानी कि 6 जुलाई 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।